और आप सब लोगों ने ही, मेरी टीम ने मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, तो मेरे इसी गुण से मुझे आप आकर्षित हुए हैं, और आप मेरे को इसी गुण से विमुख कर देंगे तो मेरे में और औरों में क्या अंतर रहेगा। सत्य थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन सत्य बोलना और न्याय के साथ खड़े होना ये महत्वपूर्ण है कि मैं अन्याय के पक्ष में खड़ा होकर सत्य हो जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। कच्छ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना। नशे का बहुत व्यापक कारोबार है यहाँ पर। मैं शराब की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो सरकार लाइसेंस देती है। उसके अलावा जो यहाँ पर चरस का, गांजा का युवाओं में एक बहुत चल रहा है, और यूथ पीढ़ी को खराब करने का प्रयास चल रहा है। जो हाल 13 में था वही 23 में हर सड़क टूटी पड़ी है, गाड़ियों का हाल बहुत बुरे हैं, धूल उड़ रही है, पॉल्यूशन है, और कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। हिंदुत्व संस्कृति का देश है, और जब जब हिंदुत्व पर आघात होगा उसके सामने हम खड़े मिलेंगे, और खड़े नहीं मिलेंगे उनको मुकाबला करेंगे। राजनीतिक चुनावी चौसर तैयार होने लगी है। जगह जगह अलग अलग मुद्दों पर राजनेता तो बोल ही रहे हैं, लेकिन समाज के भीतर से भी आवाजें आने लगी हैं। क्या राजनीति उसी एक ढर्रे पर चलती रहेगी जिस पर वर्षों से चल रही है, या फिर कुछ अलग लोग भी आने चाहिए, कुछ अलग चेहरे भी दिखने चाहिए, कुछ मुद्दे भी बदलने चाहिए, और उन सब का लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्या राजनीति केवल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तक ही उलझती रहेगी? तमाम तरह के सवाल हो सकते हैं, लेकिन उनका जवाब निकलता है समाज के भीतर जाने से। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज की चुनावी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट के प्रमुख दावेदारों में से एक धनंजय सिंह जी से। धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धनंजय सिंह जी लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। विभिन्न चैनल्स पर भी आप समाज का पक्ष अलग अलग विषयों पर रखते आए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लंबे समय तक जुड़े रहे, और साथ ही समाज में संस्कार देने के लिए जो अनेक नवाचार हो सकते हैं, नए कार्यक्रम हो सकते हैं, उनके भी आप सूत्रधार रहे हैं। अनेक प्रमुख आयोजनों के आप संयोजक रहे हैं। धनंजय जी, सबसे पहले जानना ये चाहेंगे कि जिस प्रकार से लंबा समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करते हुए आपने बिताया, क्या स्थिति परिस्थिति बनी कि सीधे सीधे प्रत्यक्ष राजनीति में आने का विचार हुआ? वैसे तो मैं बाल्यकाल से ही सामाजिक क्षेत्र में रहा, सेवा का काम करता रहा, लेकिन जब एक कोरोना काल आया, और कोरोना काल जिस दिन मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी, उसके दूसरे दिन ही मेरे जो जहाँ मैं रहता हूँ उसके आसपास कुछ मजदूर परिवार रहते हैं, दूसरा ही दिन होगा वो, उनमें से कुछ परिवार ऐसे आ गए कि साहब हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं है। तो उस समय हम 5-7 लोगों ने मिलकर मोहल्लों में से कुछ सामग्री मांगी, खरीदा नहीं, उनके घरों से आटा, कुछ दाल चावल सब्जी लिया, उनको दिया। उस समय से प्रत्यक्ष सेवा का अभियान मेरा चालू हुआ। जिस समय लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे थे, अपने पर विश्वास नहीं कर रहे थे, उस समय हमारी एक टीम ऐसी बनती गई। मैं जिस संगठन का दायित्व में कार्यकर्ता था उस समय, उसके भी गाइडलाइन कोई 5-7 दिन बाद आए, हमें क्या करना है। परंतु मेरे मन और विवेक ने जो निर्णय किया कि वो तुरंत शुरू करना है, तो वो जो सेवा का हमने शुरू किया। अधिकांश परिवारों में सूखी राहत सामग्री देना, जो जहां नहीं हो तो उनको हमने भोजन पैकेट देना। भोजन पैकेट की लाइन नहीं लगाना, क्योंकि उस समय लाइन लगाना मना था जी। तो हमने एक नया नवाचार किया कि हम जिस घर में रहते उस घर में देने जाएंगे हम आपको बनाकर। तो उस समय ऐसा थोड़ा मन में विचार आया। दूसरा कि एक उससे पहले से भी मैं कुछ काम करता आया हूं। देश का भविष्य युवा होता है, और मैं आज युवाओं को देखता हूँ, कोटा जाकर हर 7 दिन में देखता हूँ कोई ना कोई ऐसी घटना होती है कि वो अपना शरीर छोड़ चला जाता है। माता पिता बहुत प्रेम से पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो पढ़ाई का ऐसा बोझ है युवाओं पर कि वो अपने आप में दबाव महसूस करने लगते हैं जी। तो मैंने युवाओं के लिए भी प्रयोग करना शुरू किया कि युवा भी शरीर और मन दोनों से स्वस्थ हो, बुद्धि का प्रयोग करे और शरीर का प्रयोग भी करे।
तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन करना, जैसे खासकर मुंबई में दही हांडी उत्सव चलता है जी। आज से 7 साल पूर्व हमने जयपुर में उसको शुरू किया। इस बार अभी किया था हमने गोकुलम 2023, उसमें बहुत बढ़िया वो सबको दिखा, अच्छा भी लगा, लेकिन हमने शुरुआत 7 साल पहले कर दी थी। इन सब विषयों को ध्यान में आया कि फिर प्रत्यक्ष क्या करना चाहिए। जैसे ही सेकंड फेज आया उस समय तो लोग ऐसे मर रहे थे कि गिनना मुश्किल था कितने लोग मर रहे हैं। तो उस समय भी हम लोग वहां पर खड़े हुए ऑक्सीजन सेंटर चालू किए। जब भी कोई वैक्सीनेशन नहीं हुआ था हमने उस समय भी ऑक्सीजन सेंटर चालू किए। इन सब विषयों में ध्यान में आया कि अब प्रत्यक्ष हमको ऐसे लोग खड़े करने हैं जो समाज के लिए आपदा आने पर सहयोग के लिए खड़े हों, युवा बुद्धि से और शरीर से दोनों से मजबूत हो। तो ऐसा मन में विचार आएगा कि यूथ का, ऐसे यूथ देश में आगे आए और उनके प्रोत्साहन करने वाला मैं बनूं, उनके लिए ऐसे साधन उपलब्ध कराऊं कि वो ऐसे युवा बने जो मजबूत युवा देश और समाज का विकास कर सके। सामाजिक संगठनों में तो आप पहले से काम कर ही रहे थे, अब जैसे बात सामने आ रही है कि सीधे सीधे राजनीतिक क्षेत्र में आकर काम करेंगे, क्या लगता है राजनीतिक क्षेत्र में आकर काम करने से सेवा कार्यों की गति सामाजिक क्षेत्र में काम करने के बजाय बढ़ सकती है? बिल्कुल, मेरा प्रत्यक्ष मानना है कि राजनीतिक क्षेत्र जो है वो बहुत सपोर्ट कर सकता है इस मामले में, कि उससे बहुत बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ होता है और उस वर्ग तक पहुंच सकता है। अगर आपकी दिशा अच्छी हो तो आप उसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं समाज परिवर्तन में जी। कई बार दिशा अच्छी नहीं होती है तो उसका दुरुपयोग भी होता है सत्ता में। मैं चाहता हूं कि हम जैसे लोग, अच्छे लोग राजनीति में आए, जो सेवा ही, जो मोदी जी का उद्देश्य है कि हम सब सेवा के लिए आए हैं और राजनीति नहीं राष्ट्रनीति करें हम लोग, तो ऐसे ही युवा आगे आए और हम जैसे लोग उस क्षेत्र में आगे बढ़े कि समाज परिवर्तन में राजनीति बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। आपने जैसे कहा कि सामान्य रूप से राजनीति नहीं राष्ट्रनीति करें, लेकिन ये जो दौर है, इस दौर में जब हम बात कर रहे हैं राजनीति की, राजनीति में एक काम संगठन का काम होता है, एक चुनावी राजनीति की जब हम बात करते हैं और खासतौर पर जब चुनावी राजनीति की ओर जाते हैं, ये एक कड़वा सत्य है कि चुनावी राजनीति में जाते हैं तो बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। आपके बारे में जितना मैं जानता हूं, एक सामान्य परिवार से आकर आपने अपना एक स्थान बनाया है और राजधानी के किसी विधानसभा क्षेत्र से यदि चुनाव लड़ने के बारे में सोचते हैं, कितने संसाधन चाहिए होंगे, इतनी सारी व्यवस्था, इतने सारे लोग, और फिर चुनाव लड़ने के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं, और वो भी तब जबकि आप राजधानी में आप काम कर रहे हैं जहां अनेक प्रतिद्वंदी भी पहले से मौजूद हैं। इन सब बातों पर विचार किया होगा टीम के साथ, तो क्या निष्कर्ष निकलता है? मैं हमेशा अक्सर कहता हूं कि राम की मर्यादा स्वयं के लिए, कृष्ण की नीति न्याय और सत्य की स्थापना के लिए, और देश और समाज का भला करने के लिए राष्ट्रनीति। जब इसका सामंजस्य होगा ना तो हम उस काम को अच्छा कर सकेंगे कि राम की मर्यादा मेरे लिए है कि स्वयं के प्रति कठोर होना, पर कृष्ण की नीति क्या है, जो आपने कहा संसाधन चाहिए, बहुत सी व्यवस्थाएं चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य यह है कि जो हमारे भारत की जनता है उसकी अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उस तक साधन पहुंचाना, उसको प्रोत्साहन देकर समाज में आगे बढ़ाना। अब उसके लिए जो भी नीति बनानी पड़ेगी और उसके लिए वहां तक पहुंचने के लिए जो भी मार्ग अपना पड़ेंगे, भगवान कृष्ण ने कहा था धर्म की स्थापना करनी है, चाहे वो आप किसी भी मार्ग से जाएं, हमें धर्म की स्थापना करनी है, तो हमको उस मार्ग का उपयोग करके हमारा लक्ष्य पवित्र होना चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं धनंजय सिंह जी सोशल मीडिया पर बहुत तीखा लिखते हैं, बहुत तीखा बोलते हैं, और जब चुनाव का समय होता है तो कहीं ना कहीं एक डर नहीं होता है कि इतना तीखा बोलने से, तीखा लिखने से एक वर्ग नाराज हो सकता है? क्या कहना चाहेंगे? ये विषय आया मेरे अभी भी, मेरे को कहते हैं कि आप लोग थोड़ा लिखना कम करें, तो मैंने कहा मैं ऐसा हूं इसलिए आप मेरे पास हैं, आप सब लोग हैं, और आप सब लोगों ने ही, मेरी टीम ने मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, तो मेरे इसी गुण से मुझे आप आकर्षित हुए हैं, और आप मेरे को इसी गुण से विमुख कर देंगे तो मेरे में और औरों में क्या अंतर रहेगा? सत्य बोलना, न्याय के साथ खड़ा होना और सबका सहयोग करना, ये मेरी नीति है जी। वो हमेशा रहेगी। वो सत्य थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन सत्य बोलना और न्याय के साथ खड़े होना ये महत्वपूर्ण है
कि मैं अन्याय के पक्ष में खड़ा होकर सत्य हो जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। आज के दौर में देखते हैं हम तो बहुत से युवा राजनीति की ओर आकर्षित होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी का काम किया, कुछ अन्य व्यापार व्यवसाय किए, कुछ पैसे कमाए, बढ़िया से कुर्ते पजामे पहने, अच्छी सी एक गाड़ी खरीदी, 10-5 लोगों को साथ लिया और नेता बन गए। इस प्रकार के नेता और एक आप जैसे लोग जो सामाजिक संगठनों में काम करके आते हैं, एक वैचारिक आग्रह होता है, किस प्रकार से क्या लगता है कि पार्टियों के भीतर तो तमाम तरह की चीजें देखी जाती हैं, क्या लगता है कि मुकाबला पार्टियों के भीतर भी करना पड़ता है? आपने तो मुझे बहुत निकट से देखा है कि मैंने जीवन के वह वर्ष जब किसी युवा का स्वप्न होता है कि मुझे अपने आर्थिक क्षेत्र में स्थापित होना है, मुझे परिवार बसाना है और मेरे को लाइफ सेट करनी है, वह स्वर्णिम काल मैंने अब सामाजिक संगठनों में पूर्ण रूप से अपने जीवन का दिया। तो मेरे जो स्वभाव है वो उसी समय से स्वभाव बना हुआ है कि सेवा ही करना और सेवा निस्वार्थ और निश्चल भाव से करना। दूसरा, आपने कहा आजकल एक नया फैशन चल पड़ा है कि ठीक है थोड़ी बड़ी धन की व्यवस्था कर ली और एक गाड़ी ले लिया, 10-5 लोगों को साथ में ले लिया, युवा नेता बनना। ये आपने मुझे बहुत बेहतर निकट से देखा होगा। मैं उस प्रकृति का हूं भी नहीं और आगे भी नहीं बनने वाला हूं। मैं तो सहज नहीं, जो नए लोग आ रहे हैं जिनका वैचारिक आग्रह नहीं होता, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो एक और अभी सुबह ही एक विषय चर्चा हो रही थी कि अब जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का आकार बढ़ रहा है तो बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। जो लोग जुड़ रहे हैं, नए लोग जो आ रहे हैं, मेरा यह कहना है कि उनको भारतीय जनता पार्टी या समाज क्षेत्र में कहीं भी 2 वर्ष 3 वर्ष पूर्ण रूप से काम करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी या उसके समविचारी संगठनों के विचार को समझना चाहिए। उसके बाद ही प्रत्यक्ष राजनीति में आए और दावा करें तो बहुत अच्छा है, तो उनका परिणाम भी अच्छा रहेगा। नहीं तो बहुत से नए लोग आते हैं, कुछ वर्ष सामने दिखते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। झोटवाड़ा को लेकर क्या विजन है? यदि पार्टी आपको अवसर देती है, चुनाव लड़ते हैं, तो क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे? क्या दिमाग में कुछ ऐसा रोड मैप बना है अभी? जो झोटवाड़ा विधानसभा है हमारी जयपुर शहर की एक ऐसी विधानसभा है जिसमें 2/3 शहरी मतदाता हैं और 1/3 ग्रामीण मतदाता हैं। तो हमारा विकास का प्रकार दोनों का अलग अलग है। जैसे मैं शहरी बात करूं तो शहर में भी जो एक वैशाली नगर का पौष इलाका छोड़कर बाकी इलाका जो है वो एक तरह से भी विकसित हो रहा है और वहां पर सामान्य यानी कि एक तरह से मिडिल क्लास और बिलो मिडिल क्लास लोग भी बोल सकते हैं। तो वहां नई नई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो रही हैं। जैसे नशे का बहुत व्यापक कारोबार है यहाँ पर। मैं शराब की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो सरकार लाइसेंस देती है। उसके अलावा जो यहाँ पर चरस का, गांजा का युवाओं में एक बहुत ये चल रहा है और यूथ पीढ़ी को खराब करने का प्रयास चल रहा है। और उसमें मैं तो कई युवा नेताओं को भी देखता हूँ। तो मेरी तो पहला प्रयास ये है कि मैं इस क्षेत्र को, इस जो ऐसा नशा जो युवाओं को खराब करता है, उससे उसको मुक्त कर सकूं। एक दूसरा, विकास की बहुत आवश्यकता है यहाँ पर, क्योंकि 20 वर्षों से ये जो क्षेत्र है उपेक्षित ही रहा है। कोर्ट के अंदर विवाद रहा, कभी सरकारें विवाद में रही, पर पिछली सरकार, भाजपा सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लेकर इस क्षेत्र को नियमित किया। नियमन करने के बाद भी पिछला 5 साल जो कांग्रेस सरकार का गया है, जो पिछले साल भाजपा सरकार देके गई थी पिछले वर्षों में, उससे एक कदम आगे भी नहीं बढ़े और बिना योजना के काम करते हैं। जैसे उन्होंने अभी सीवर लाइन का काम शुरू किया और पानी का काम अभी बिसलपुर योजना काम शुरू किया, एंड चुनाव से पहले शुरू किया, सारी बनी हुई सड़कें खोद दी। अर्थात 2013 में जब बीजेपी सरकार आई थी, जैसी सड़कें यहाँ पर थी और जब बीजेपी सरकार गई थी तो अधिकांश कॉलोनियों में सड़कें बन गई थी। लेकिन 2018 से 23 के बीच में हम 13 और 23 बराबर सी कंडीशन में है। जो हाल 13 में था वही 23 में हर सड़क टूटी पड़ी है, गाड़ियों का हाल बहुत बुरे हैं, धूल उड़ रही है, पॉल्यूशन है और कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। तो मेरा एक जो विजन है कि हम काम करेंगे तो पहले दिन से ही काम करेंगे। मैंने तो अपने मित्रों को कहा था। दूसरा, भ्रष्टाचार के मामले में भी मैंने एक विचार किया है झोटवाड़ा विधानसभा के लिए खासकर, और मैंने कहा है कि हम चुनाव जीतेंगे उस दिन से झोटवाड़ा जो हमारा क्षेत्र होगा वो कम से कम ट्रैफिक पुलिस के मामले में चालान मुक्त क्षेत्र होगा। हम ये प्रयास करेंगे कि पहले दिन से ही कि किसी भी प्रकार का मैनुअल चालान नहीं हो, जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सके। कैमरे लगे, सब हो, जो गलती करे सजा मिलेगी उसको। लेकिन ये जो ट्रैफिक पुलिस, यहाँ ट्रैफिक बहुत अव्यवस्थित रहता है
उसमें तो काम करती नहीं है, वो चालान रसीदें काटने में लगी रहती है। तो मेरा इस झुटवाड़ा विषय में दो बड़े कॉन्सेप्ट हैं, एक नशा मुक्त करना और एक भ्रष्टाचार कम करने के लिए खासकर ट्रैफिक विभाग में मैनुअल चालान को बंद कराना। और विकास का जो मैंने रोड मैप सामने रखा कि हम चुनावी वर्ष का इंतजार नहीं करेंगे, हम तो पहले दिन से इस काम को शुरू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक चर्चा, सामान्यतः केवल झोटवाड़ा विधानसभा की बात नहीं है, सब जगह पर ये बात आती है, जब भी किसी सामाजिक संगठन से कोई कार्यकर्ता आके और टिकट की दावेदारी करता है तो पार्टी के भीतर जो लोग काम कर रहे हैं वर्षों से, उनका ये कहना होता है कि अभी तो ये नए हैं पार्टी में, आते ही टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, और तमाम तरह के लोग हैं जो वर्षों से पार्टी में काम कर रहे हैं। ये समस्या हो सकता है आपके सामने भी आ रही होगी, क्या आ रही है? और आ रही है तो इसका निराकरण आप कार्यकर्ताओं के समक्ष किस प्रकार से करते हैं? मेरे को इस झोटवाड़ा विधानसभा में लगभग 3 चुनावों का अनुभव है, 13, 14 और 19। तीनों चुनावों में झोटवाड़ा विधानसभा में जो हमने प्रबंधन किया, और ठीक है हमारी मर्यादाएं थी कि हम टेबल कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, पर हमने वोटरों से बहुत आग्रह किया कि आप घर घर वोटर निकलिए और देश समाज के लिए वोट करिए। और इसका परिणाम रहा कि तीनों चुनाव में भाजपा यहां से जीती और बड़े अंतर से जीतती जा रही है। मुझे एक चुनाव का ध्यान है, मैं नाम नहीं लूंगा, परसों है कि फोन आया चुनाव लड़ने वाले का, अरे भाई साहब इस क्षेत्र में कांग्रेस वाले कुछ वो ऐसा चीजें बांट रहे हैं, हमको बांटनी है क्या? मैंने कहा आपको जीतना कितने वोटों से? कि 50,000 से। मैंने कहा मस्त रहिए आप। तो हम ऐसा कोई अवैध काम भी नहीं करते हैं और बड़ा हर घर तक संपर्क है हमारा, हमारी टीम है। हम तो एक विशेष आग्रह उस समय रखते थे कि आप निकलिए घर से बाहर और वोट देकर आइए। आपको ध्यान हो कि 2013 में 71% की पोलिंग थी और 2018 में पोलिंग थोड़ी घट के 63% रह गई, इसलिए हार का भी कारण रहा। तो हम तो हमेशा से हमारे पास अनुभव है, टीम है। अब वो कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हम यहाँ शहर में हम काम करते ही हैं। हर प्रतिद्वंदी कोई ना कोई बात करेगा ही, करना चाहिए, क्योंकि उसको अपनी बात रखने के लिए दूसरी आधार तो पेश करना ही पड़ेगा, तो वो कह सकते हैं। लेकिन चुनाव प्रबंधन तीनों चुनावों का बहुत विशेष अनुभव है, इसलिए से कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी। टिकट के दावेदार बहुत से हैं झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, एक आप भी हैं, आपका भी अपना दावा है। क्या लगता है अन्य दावेदारों को जब आप देखते हैं, बिना नाम लिए मैं बात करना चाहूंगा, अन्य दावेदारों को देखते हैं, उनमें आप अपने आप को कहां खड़ा पाते हैं? क्या ऐसी कुछ चीजें आपको लगती हैं कि उनके मुकाबले आपका दावा इस कारण से मजबूत है? एक तो मैं उन सब में बहुत सहज हूं, सरल हूं और सुलभ हूं कि आपको कई प्रतिनिधि, आज भी उम्मीदवार कई ऐसे हैं जो चुनाव तो अभी टिकट भी नहीं मिली और जीतेंगे का पता नहीं, उनसे बात करने के लिए भी उनके पीए रख लिए हैं। कल को विधायक बनेंगे तो क्या होगा वो वही जानते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनसे कभी बात ही नहीं हो पाती है। तो मेरा तो ये कहना है कि मैं आपके सामने, और सब मुझे जानते भी हैं कि इस क्षेत्र के साथ हमेशा सहज सुलभ रहता हूं, मैं उपलब्ध रहता हूं। यही मेरा प्रयास रहेगा और आगे भी मेरा स्वभाव ऐसा ही बना रहे, इसके लिए मैं 100% प्रयास करूंगा। आखिर में एक सवाल मैं करना चाहूंगा, जयपुर शहर का माहौल जिस प्रकार से इन दिनों बदल रहा है, जयपुर शहर का भी माहौल बदल रहा है और देश भर में भी जिस तरीके से अलग अलग प्रकार के बयान आ रहे हैं, दक्षिण भारत से बयान आया सनातन को लेके, और अभी हाल ही में कुछ समय पहले हमने देखा जयपुर शहर में भी एक घटना जो हुई, उसको लेके अलग अलग प्रकार के विचार आ रहे हैं। एक वैचारिक कार्यकर्ता होने के नाते क्या कहना है? मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरह देश का माहौल है उसमें हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति पर आघात किया जा रहा लगातार, और उसको वोटों के समीकरण में परोस कर उसको लज्जित और अपमानित किया जा रहा है। मात्र वोट प्राप्त करने के लिए एक दक्षिण भारत में बैठा कोई कह देता हम सनातन समाप्त कर देंगे, केवल वोट प्राप्त करने के लिए। और वोट क्यों, आप जयपुर में देख लीजिए, 2 दिन पहले जो घटना हुई वो घटना इतनी थी कि सामान्य 2 युवक मोटरसाइकिल से भिड़ गए, कोई बचाने आया तो उनका उनसे विवाद हो गया और वो 10-15 लोगों ने बुला लिया और जो बचाने आए थे उनसे ही लड़ पड़े। उस लड़ाई झगड़े में आत्मरक्षा में एक मारा गया, कोई ऐसा बड़ा विवाद नहीं था। लेकिन वोटों के लिए सरकार ने धार्मिक तुष्टीकरण करते हुए उनको 50 लाख की राशि, एक नौकरी, सरकारी नौकरी और डेयरी बूथ का आवंटन कर दिया। क्या सरकारें संविधान से चलेंगी या भीड़ तंत्र से चलेंगी? ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय। और क्या भीड़ तंत्र उन लोगों के लिए है क्या जो इस देश में सदियों से रहते आए हैं, जिनकी परंपराएं अक्षुण्ण है, जो हिंदुत्व संस्कृति का पालन करते हैं? उनके लिए कोई नहीं बोलेगा क्या? उनके लिए हम बोलेंगे। ये देश हिंदुत्व का है, हिंदुत्व संस्कृति का देश है
और जब जब हिंदुत्व पर आघात होगा उसके सामने हम खड़े मिलेंगे, और खड़े नहीं मिलेंगे उनको मुकाबला करेंगे और उसको चेताएंगे कि तुम ऐसा करोगे तो चलेगा नहीं। ये देश संविधान और लोकतंत्र से चलने वाला देश है। आपको कोई आपत्ति है, सिस्टम बना हुआ है, उस पर आप आवेदन करिए, अपना जो होगा उस पर पालन करिए। लेकिन आप भीड़ और वोटों के लिए सब न्याय को ध्वस्त कर देंगे। अब कल को कोई घटना होगी, क्या उसको 50 लाख देंगे क्या? तो ये है धनंजय सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन खास बात यह है कि केवल राजनीति ये महत्वपूर्ण नहीं है, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना। इनकी बातों से स्पष्ट होता है कि वैचारिक आग्रह निरंतर बना रहेगा सनातन और हिंदुत्व के लिए। जो इन्होंने जो कर सकते हैं उसके लिए सदैव तत्पर रहेंगे। राजनीति अपने स्थान पर है, लेकिन मानस पटल पर राष्ट्र नीति पहले से अंकित है। देखते हैं आने वाले समय में राजनीति किस करवट बैठती है। बहरहाल आपको वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी एक और नई शख्सियत के साथ, किसी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।